नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका विश्व का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल है। इनका 10 डे एमबीए प्रोग्राम एकदम फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लर्निंग दी जा रही है। इसी के साथ इनका एक लेवल प्रोग्राम बीबी इम्पैक्ट लॉन्च हुआ है। बीबी इम्पैक्ट का वेबिनार शाम को 7:30 बजे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर होता है। यह प्रोग्राम एक्सक्लूसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम प्रीमियम प्रोग्राम है, जिसकी लर्निंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट के माध्यम से लीडरशिप फ्रेंड प्रोग्राम में बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, वांटरप्रेन्योर इत्यादि को दी जाती है। लीडरशिप प्रोग्राम जिसकी प्राइस 2.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी होती है, वही लर्निंग आपको बीबी इम्पैक्ट में मिलने वाली है। बीबी इम्पैक्ट में क्या क्या मिलेगा, उसकी कौन कौन सी लर्निंग मिलने वाली है, इस सब को जानने के लिए यह वेबिनार जरूर अटेंड करें। नमस्कार, डॉक्टर विवेक। मोनोपोली यानी कि आपके बिजनेस के अंदर आप अभी तक कंपटीशन से आगे बढ़ने के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। कहते हैं ना, एक वर्ड होता है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी कि कस्टमर के लिए आज भी आपको छोड़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि या तो वो आपसे भी माल खरीद सकता है, किसी और से भी खरीद सकता है। सो हमने क्या किया, हमने ये प्रॉब्लम को समझा और हमारे एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट में, जिसका नाम है क्रिएटिंग एंट्री बैरियर, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के अंदर मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हैं। मोनोपोली मतलब कि फ्रॉम रेड ओशन टू ब्लू ओशन, यानी कि फ्रॉम हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू यूनिक मार्केट आप अपनी क्रिएट कर पाते हैं और साथ में अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बिल्ड कर पाते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है लेस टर्नओवर, यानी कि आपका जो टर्नओवर है वो लिमिटेड है और वो बढ़ भी नहीं रहा है, तो हम आपको हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो जिसका नाम है इंक्रीज योर बिजनेस टर्नओवर, यानी कि हम इस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट में, जिसका नाम है इंक्रीज योर बिजनेस टर्नओवर। और इंक्रीज योर बिजनेस टर्नओवर के लिए हम आपको सिखाते हैं 5 हैक्स। क्योंकि आप एक वेबिनार में आए हैं तो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन इसी 5 हैक्स में से देना चाहता हूं। और इसके अलावा जो हमारा बाकी का प्रीमियम कंटेंट है वो डेफिनेटली आप एक्सेस कर सकते हैं बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट के फ्रेमवर्क्स में। यहाँ पे बात हो रही है टर्नओवर कम है, क्यों? क्योंकि हमारे पास तरीके नहीं है टर्नओवर को बढ़ाने के। तो हमारा एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है जिसका नाम है इंक्रीज योर बिजनेस टर्नओवर, जिसमें हम आपको 5 स्ट्रैटेजीज बताते हैं। उन 5 में से मैं आपको एक अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसके अलावा जो बाकी की 4 है वो आप हमारे से बाद में सीख सकते हैं। अगर आपको आपका टर्नओवर बढ़ाना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। यानी कि अगर मैं आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को माल या सर्विसेज दे रहा हूं, तो अगर मैं 100 की जगह अगले महीने 110, 120 या 150 कर दूं, तो क्या होगा कि मेरा टर्नओवर साल की एंड में बढ़ जाएगा। अब ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार अब मैं नए कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करूं। उसके लिए भी डेडिकेटेड इसी फ्रेमवर्क के आपको आंसर मिलता है। साथ में ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग भी चाहिए होगी, तो जैसे आपने बताया सेल्स और मार्केटिंग, तो मैं आपको मार्केटिंग में भी बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके और कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपने टर्नओवर को बढ़ा पाएंगे। अब मैं आता हूँ तीसरी चीज पे जो आपने बताया, सेल ऑन डिस्काउंट्स, यानी कि आपको उधार पे माल बेचना पड़ता है। अब उधार पे माल आपको क्यों बेचना पड़ता है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए मैंने आपको क्या बताया, फ्रेमवर्क क्या है। बेसिकली फ्रेमवर्क जो है ना, एक तरीके से इंसाइट जनरेटिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है। आसान भाषा में बताऊं उसको, अगर आपको आज की डेट में माल उधार पे बेचना पड़ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि हर बिजनेस की प्रॉब्लम यूनिक होती है। अब अगर आज की डेट में मेरे को उधारी पे माल बेचना पड़ रहा है, जरूरी तो नहीं है हर बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसके लिए हमने डेडिकेटेड फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल ये इतना जबरदस्त फ्रेमवर्क है ना, आप उधार तो छोड़िए, आप कस्टमर को प्रीमियम पे माल बेच सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इसका सीक्रेट क्या है जो हम फ्रेमवर्क में सिखाते हैं? इसका सीक्रेट ये है कि आप आज तक उधार पे इसलिए बेच रहे हैं सर, क्योंकि आपने कभी अपने कस्टमर की बात ही नहीं करी।
यानी कि आप बात करते हैं मेरा प्रॉफिट, मेरा प्रोडक्ट, मेरा मेरा प्रोडक्ट के ये फीचर। सोचिए ना, अगर आप सोचिए कि अगर आप एक सेल्समैन हो और मैं आपको बोलूं कि क्या आप मुझे ये एक मोबाइल फोन है, इसको बेच के दिखा सकते हो, तो जनरली लोग क्या कहेंगे, सर इस मोबाइल फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके अंदर बहुत अच्छी डिस्प्ले है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस कैमरा और इस डिस्प्ले की वजह से मेरे जीवन में क्या वैल्यू क्रिएट होती है, वो तो कभी कोई बताता ही नहीं, कभी भी किसी सेल्स पिच में होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फ्रेमवर्क को पढ़ने के बाद अगर आपसे बात करूं, तो मैं इस तरीके से बोलूंगा, सर इस फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिससे आप जब भी कभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी आउटकम यानी कि वैल्यू के ऊपर फोकस होता है, तो इस फ्रेमवर्क का क्या नाम है, इसका नाम है कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। इस फ्रेमवर्क में आपको वो डेडिकेटेड तरीके मिलते हैं, और ये B2B बिजनेसेस जितने भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, जो B2B बिजनेस के ओनर्स हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप, अगर आज तक कस्टमर आपको कहते हैं ना कि सर आप बताओ कितना डिस्काउंट दोगे, तो वो कहेगा सर आप कल क्यों नहीं मिले मुझे। इसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज बताते हैं, बहुत सारी, और जिसके अंदर एक ही गोल होता है, और वो ये होता है कि फ्रॉम फीचर्स एंड बेनिफिट्स से आप फोकस करो कि कस्टमर की वेल्थ, कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल, कस्टमर की ग्रॉस मार्जिन, कस्टमर की रिटेंशन, कस्टमर का कैश फ्लो, कस्टमर की प्रोडक्टिविटी कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क आप डिस्काउंट नहीं, प्रीमियम पे अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हो। चौथा है लिमिटेड कस्टमर बेस, यानी कि भैया मेरा कस्टमर बेस बहुत लिमिटेड हो गया, अब मैं क्या करूं, ये बिजनेस की बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। सो एक हमारा डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है जिसका नाम है बिजनेस एक्सपेंशन विद नॉन कंज्यूमर। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आप कैसे अपना वो कस्टमर जिसको आज तक आप माल नहीं बेच पाए, आप उसको कैसे माल बेचो। मैं आपको और आसान भाषा में बताता हूँ। सोचिए कि क्या होता है कि आपके पास आपका कस्टमर बेस बहुत लिमिट हो गया है, यानी कि आप उन्हीं 50-60 लोगों के साथ काम कर रहे हो। अब जब तक कस्टमर नहीं बढ़ेगा तब तक टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, है ना। सो एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्या सिखाते हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में चेंज लाके, जो आज तक आपका माल नहीं खरीद रहा ना, आपसे माल खरीदना शुरू कर दे, बढ़ गया ना टर्नओवर। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनिंग टेक्निक से आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कैसे आप वो कस्टमर जो आज तक आपका माल नहीं खरीद रहा है, वो आपका माल कैसे खरीदना शुरू कर दे, ताकि आप आपका नॉन कंज्यूमर भी कंज्यूमर बन जाए। वो आपको सिखाते हैं बिजनेस एक्सपेंशन विद नॉन कंज्यूमर। नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम थी, वो है रेकरिंग रेवेन्यू नहीं है, यानी कि कस्टमर ने एक बार ही माल खरीदा, उसके बाद माल ही नहीं खरीदा। सो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपके पास कोई भी रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल नहीं है। अब जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, सोचिए अगर अगर मेरी गोलगप्पे की दुकान है ना, तो क्या होता है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो डे टू डे के एग्जांपल्स हैं, यानी कि जो कोई बहुत बड़े बिजनेसेस की नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर सेगमेंट के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बिजनेसमैन का टर्नओवर 1,000 करोड़ होता है, ये ऐसा भी नहीं है कि हर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। सो हर तरीके के बिजनेसेस आते हैं, और ये जो फ्रेमवर्क्स हैं हर सेगमेंट में आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। सो बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि कस्टमर एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, क्योंकि हम बात सेल्स की कर रहे हैं, आप इसलिए तो आए ना कि सेल्स को बढ़ानी है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज आप आज तक रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल नहीं बिल्ड कर पाए। रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल का मतलब क्या होता है, मतलब कि कस्टमर आपसे एक ही बार माल खरीद रहा है, उसके बाद वो दोबारा खरीद नहीं रहा। मैं बात कर रहा था गोलगप्पे की, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी गोलगप्पे की दुकान है और कस्टमर आता है, खाता है, चले जाता है। अब इसमें कैसे रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड करें, बहुत आसान है, आप एक सब्सक्रिप्शन शुरू कर दीजिए कि भाई आप महीने का 1,000 रुपए दो, और आप 1,000 रुपए दे के आप महीने में अनलिमिटेड गोलगप्पे खा सकते हो मेरे से। तो जो कस्टमर हो सकता है मुझे दिन में सिर्फ 50 रुपए का रेवेन्यू देता हो, वो मुझसे अब साल में 1,000 का दे रहा है, क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है कि मैं आप अनलिमिटेड खा सकता हूँ जितनी बार। तो आप हर बिजनेस में कैसे रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर सकते हो ताकि कस्टमर आपके पास एक बार ना आए, बार बार आए, वो आप सीखते हो इन जो फ्रेमवर्क का नाम है एक्सपैंड योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली। इसके साथ साथ जो, और हाँ, इसका एक और बेनिफिट क्या होता है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बिल्ड कर पाते हो। और ऑनेस्टली बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये चाहते हैं कि सर मेरा एक दुकान तो है ना बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन मैं उसको एक दुकान से अब 2 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान नहीं कर पाया। तो उनको ये मिसिंग इंग्रेडिएंट नहीं पता आज तक कि
अगर मुझे ये करना है, मैं आपसे पूछता हूँ, सोचिए कि अगर आपको एक दुकान से 2 दुकान पे जाना है, 4 दुकान पे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? जब मैं सवाल पूछता हूँ ना अपने पार्टिसिपेंट से, तो वो ये कहते हैं, सर यहाँ पे तो हमसे एक दुकान ठीक से नहीं संभल रही, आप बात कर रहे हो 4 दुकानों की, वो कैसे करेंगे? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, सर आप एक चीज मिस कर गए, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर आज की डेट में आपके बिजनेस के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता, तो आपको पता होता कि आपकी एब्सेंस में भी कैसे दूसरी दुकान को कोई चला सकता है। सो वो बिल्ड करने और वो आइडेंटिफाई करने का जो टेक्निक है, वो आप इस फ्रेमवर्क में सीखते हैं। सबसे ओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस ड्रिवन बनाने के लिए, पर्सनालिटी को हटाने के लिए आपको एसओपी बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है? इससे बिजनेस स्केल होता है, एफिशिएंसी आती है, क्वालिटी आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है। एक जैसी चीज बना पाते हैं आपके गल्ले पे बैठे बिना। आपको गल्ले पे नहीं बैठना पड़ेगा, गल्ला छोड़ो कैंपेन, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मिस कम्युनिकेशन घटेगा। ये कैसे होता है? एसओपी ऑटोमेशन में हेल्प करता है। हाँ, आपके रहे बिना बिजनेस कैसे चले, वो प्रॉब्लम जो आ रही है जिसको बोलते हैं क्राइसिस, उसके अगेंस्ट बनाते हैं प्रोसेस। एसओपी का एक ही रूल है, ढूंढो 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 कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलेंगे क्राइसिस। उसको बना देंगे प्रोसेस, ताकि प्रॉब्लम रिपीट ना हो। प्रॉब्लम आने में समस्या नहीं है, प्रॉब्लम रिपीट होने में समस्या है। छोटे बिजनेस में एसओपी होता नहीं है, एम्प्लॉय के ब्रेन में सब कुछ होता है, और पूरी की पूरी डिपेंडेंसी उस रामू काका पे या उस शामू पे और उस लड़के पे आ जाती है। जिस दिन वो छोड़ के चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट लॉस हो जाता है। ये नॉलेज जो है ना, ये मैनुअल में कैसे फॉर्मेट से बनाई जाती है, रिपीटेबिलिटी, मैंने इसके ऊपर ना अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, और पावरफुल प्रोग्राम बनाया है, 52 हफ्तों का प्रोग्राम, जिसको मैं 26 हफ्तों में करा रहा हूं। 52 फ्रेमवर्क दिए हैं, 52 लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन दिए हैं, 26 लाइव सेशंस ऑफ एक्सपर्ट दिए हैं, 800 इन्फ्लुएंसर्स के मैंने आपको आज मैंने 800 आपको इंप्लीमेंटेबल टेम्पलेट्स दिए हैं। साथ में बड़ा बिजनेस कोच दिया है, एक बहुत इवॉल्व कोच, जो आपको किसी भी समय आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। बीबी इम्पैक्ट के लिए आप अपने एडवाइजर को फोन कर सकते हो, आप फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिटेल ले सकते हो। सबसे आखिरी प्रॉब्लम कौन सी है? बिजनेस गोइंग डाउन। और सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम ये रहती है, आपको सोचिए ना, कितने कस्टमर्स आज की डेट में, अब कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मार्केट में वो वाली बात नहीं रही, जैसा पहले बिजनेस था ना, अब वैसा नहीं रहा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो आप 10 साल पहले करते आए हैं, तो आप वही चीज को दोहरा रहे हैं जो 10 साल से करते आए हैं। अब लेकिन उन 10 सालों में कस्टमर की नीड इवॉल्व हो गई। अब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, फॉर एग्जांपल, और आज की डेट में अगर मुझे ग्रोसरी खरीदनी होती है ना, तो मुझे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन है ब्लिंकिट के नाम से, जो घर पे मुझे ग्रोसरी को दे देती है, जब, और वो भी विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर। और मैं एक बार, एक घर के पास ही दुकान थी, उसके पास मैं गया, और वो ग्रोसरी स्टोर था। मैंने सोचा सर काम कैसे चल रहा है? तो कह रहा सर काम बहुत ही खराब हो गया, अब तो कस्टमर आते ही नहीं। तो कस्टमर ऐसा नहीं है कि वहां पे कम हो गया मेरे एरिया में, बल्कि उस एरिया में ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर की नीड शिफ्ट हो गई। तो बिजनेस क्यों नीचे जाता है? क्योंकि समय के साथ साथ आपने इनोवेशन तो करी ही नहीं। सो इनोवेशन क्योंकि नहीं करी, इसीलिए आपका बिजनेस भी कम हो रहा है समय के साथ साथ। सो हमारा एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है जिसका नाम है चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इस फ्रेमवर्क की मदद से आप क्या कर पाएंगे? इस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपने बिजनेस को अलाइन कर पाएंगे अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे जैसे कस्टमर की नीड इवॉल्व हो रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, वो आप समझ पाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने बहुत सारी फ्रेमवर्क की बात बता दी, आपने बताया कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आप फ्रेमवर्क में, लेकिन क्या आप कोई लाइव फ्रेमवर्क भी दिखा सकते हैं? क्योंकि अभी तो हो सकता है आप में से किसी ने आज तक भी कोई फ्रेमवर्क देखा भी ना हो। सो मैं आपके लिए एक बोनस भी लेके आया हूँ दोस्तों, इसी स्लाइड के ऊपर। और वो बोनस है आपको एक सैंपल फ्रेम। देखो मैंने हिडन किया है, क्योंकि आपको पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा जब आप हमारा बीबी इम्पैक्ट प्रोग्राम को क्योंकि आप देख भी पा रहे हो, कॉल नाउ और बुक नाउ का एक ऑप्शन है, आपके बटन भी है, आप जहाँ पे आप लॉग्ड इन हो, आप उस पे कॉल नाउ करके आप इंक्वायर कर सकते हो उसके बारे में और सवाल पूछ सकते हो। लेकिन क्योंकि आप आए हो, तो मैं आपको हैं कि जो आपका गोल है उसमें ग्रोथ लाने की, उसमें इम्पैक्ट लाने की। हो सकता है आपका गोल हो कि भाई मेरा इतना ही गोल है कि मुझे सही मैन पावर मिल जाए, मुझे टर्नओवर की इतनी दिक्कत नहीं है,
या मेरा इतना ही गोल है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मुझे ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका गोल है, उसी के संबंध में हम या उसी के ऊपर हम इम्पैक्ट लाने की बात करते हैं। इसीलिए इसका नाम है बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट। दो, मैं अभी प्रोग्राम की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे उसके अंदर जिस तरीके से हम इम्पैक्ट लेके आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, मैं अभी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस प्रोग्राम को अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें कैसे आपको ग्रोथ या कैसे इम्पैक्ट आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क्स। सो राइट साइड में आप ये फ्रेमवर्क देख रहे हैं, आपको क्या मिलता है, हर वीडियो में आपको मिलता है वीडियो, साथ में उस वीडियो का रीडिंग मटेरियल, साथ में एक ये पीडीएफ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो इसमें बहुत सारी चीजें हिडन है, और साथ में आपको मिलता है असाइनमेंट। सो अब मैं आपको बात कर रहा था एंट्री बैरियर की। आपको याद है पिछली स्लाइड में मैंने बात करी थी हाई कंपटीशन की, और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैंने जितने ऑप्शंस उतने ज्यादा कस्टमर के ऑब्जेक्शन कि भाई मैं नहीं ले रहा, मुझे डिस्काउंट चाहिए, वगैरह वगैरह। सो दोस्तों, इस फ्रेमवर्क में हम आपको 20 तरीके बताते हैं एंट्री बैरियर क्रिएट करने के लिए। कितने? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे के पूरे 20 तरीके। और उन 20 में से पहले जो 10 हैं, मैं आपको आज बोनस फ्री में बताना चाहता हूँ। ठीक है? और क्योंकि मेरे पास समय भी लिमिटेड है, तो मैं आपको इनमें से जो 10 में से जो मेन है, जो सबसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स यूज कर चुके हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जिसने इनोवेशन करी है या जिस जो क्रिएटर है, उसको एक्सक्लूसिव राइट देना। एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल है, वर्ड है, लेकिन इनको बनाया किसने? उसको माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बनाया ना, तो उनके पास उनका एक्सक्लूसिव राइट है ना। तो ये एक तरीका होता है जिसकी मदद से लोग एक एंट्री बैरियर या एक यूएसपी क्रिएट करते हैं। तो आप कहोगे जितिन सर, ये तो आप बहुत बड़े ब्रांड की बात कर रहे हो, आप कुछ ऐसा बताओ ना जो मेरे लिए रेलेवेंट हो। तो मैं दोस्तों अब आपकी भाषा में बात करता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बिजनेसेस कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ये कर चुके हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो मेरे कस्टमर है, और ऐसी दुकान, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो रियल टाइम है, जो आप देखोगे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मेरे कस्टमर हैं जिनकी कार डिटेलिंग की सर्विस थी। यानी कार डिटेलिंग क्या होता है? गाड़ी वॉश, इंटीरियर एक्सटीरियर, ये सब का काम था। अब कितना रेगुलर ट्रेडिशनल बिजनेस है ना। अब इसमें कैसे उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट का यूज किया, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। उन्होंने देखा यार ये तो काम हर कोई कर रहा है। अब इसमें कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, कहता है 1000 रुपए का नहीं, वो तो 800 का कर रहा है, तो बहुत ही हेडिक का काम है, क्या करूं? मैंने कहा सर, आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या आ रही है, नीड क्या है। तो आइडेंटिफाई कर करके, फ्रेमवर्क कर करके हमने देखा कि आज की डेट में ना कस्टमर को चाहिए कि घर पे कार डिटेलिंग की सर्विस हो, और जब वो कार डिटेलिंग की सर्विस हो ना, तो कई बार उनके पास पानी का कनेक्शन नहीं होता। अब उसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट को फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने उसी के ऊपर रिसर्च करी, डेवलपमेंट करी, और एक ऐसा केमिकल बनाया जिसको आप गाड़ी पे अगर साफ करने के लिए यूज करते हैं ना, तो आपको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर उन्होंने पेटेंट लिया, लाइसेंस लिया, है ना, तो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन गया। यानी कि देखिए काम कितना रेगुलर है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेकिन कैसे उन्होंने इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया। और फिर दोस्तों, जब उन्होंने वो प्रोडक्ट बना लिया, है ना, तो अब कस्टमर डिस्काउंट नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास है ही नहीं, है ना। मैं आपको एक ही नहीं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। आप आप इतने अच्छे से समझ जाएंगे ना इस पॉइंट को, कि आप भी अगर इस बिजनेस, अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरे, ऐसे मैंने आपको बताया पेटेंट एंड लाइसेंसिंग का, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कस्टमर है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब भाई दवाई बनाते हैं, अपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो उनको दिक्कत क्या आ रही थी कि सर डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता, पैसे भी ले लेते हैं, बहुत सारे इनको इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सेम लोग काम कर रहे थे ना, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जो सेम तरीके की मेडिसिन बना रही थी। सेम फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाए। मगर सर समझते हैं सर, आज की डेट में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूएस या बाहर की कंट्रीज में अवेलेबल है? थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। कस्टमर ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, बाहर से ऐसी मेडिसिन जो इंडिया में नहीं है अवेलेबल, सिर्फ बाहर ही है, तो वहां से उसको इंडिया में मंगवाने के लिए लाइसेंस खरीद लिया। अब क्योंकि लाइसेंस खरीद लिया ना, तो और कोई बेच ही नहीं सकता वो मेडिसिन, और नीड भी है इंडिया में। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क,
या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक तरीके से आपको एंट्री बैरियर क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। फिर से एग्जांपल देता हूँ एक ट्रेडिशनल बिजनेस का दोस्तों, कोई हाई फाई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़े कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे इन्हीं फ्रेमवर्क्स की मदद से देखिए। फ्रेमवर्क्स में होता क्या है, फ्रेमवर्क्स में आपको समझ में आता है कि अगर ये प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेमवर्क में आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है, नहीं। कोई फ्रेमवर्क के अंदर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है, और उस क्वेश्चन को अगर आपने भरा, अपने थॉट प्रोसेस को लगाया, तो आप वो कर सकते हैं जो इंडस्ट्री में कोई और नहीं कर रहा है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो मैं और आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कैसे किया मेरे कस्टमर ने। सो मेरे कस्टमर है जिनकी एक रिटेल शॉप है, और वो होलसेलर हैं। बेसिकली कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, जो किसी मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और आगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेलर नेटवर्क में दे रहे हैं। अब उनको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आई कि सेम मैन्युफैक्चरर और भी बहुत सारे होलसेलर को माल सप्लाई करने लग गया उनके एरिया में। अब क्योंकि एक पहले एक होलसेलर था, अब बहुत सारे होलसेलर हो गए, तो जो उनका कस्टमर था वो बट गया। अब क्या करें सर? मैंने कहा कि ठीक है, अब आप बताइए सर, अगर आपके पास अभी यूएसपी क्या है आपके बिजनेस? कह रहे जितिन भाई, मैंने पिछले 15 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। वहां पे एक आइडिया आ गया, बस पिछले 15 साल से बिजनेस कर रहे हो, कितना आपका डीलर नेटवर्क है? तो उसने बोला सर आज के डेट में सबसे बड़ा डीलर नेटवर्क है मेरे पास, पैन इंडिया। मैंने कहा सर, तो आपने तो आज तक अगर कोई और प्रोडक्ट लेकर आए होते जिसकी आज की डेट में इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप तो बहुत जल्दी एक्सपैंड कर जाते। एंड देन ही रियलाइज्ड कि अगर मैं नई प्रोडक्ट लाइन लेकर आऊं, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो मैं जल्दी से एक्सपैंड कर पाऊंगा, अपने रेवेन्यू को बढ़ा पाऊंगा, है ना? क्योंकि वहां पे उसका बहुत लंबा टेन्योर था। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आपका एक यूएस। मैं आपको एक वो वाला एग्जांपल्स दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आज भी ये सोच रहे होंगे कि सर इनोवेशन का मतलब ये है, या यूएसपी का मतलब ये है कि आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक नया प्रोडक्ट नहीं था। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाले हैं जो नए प्रोडक्ट के नहीं है। अगर आपको कमोडिटी प्रोडक्ट भी है, कमोडिटी प्रोडक्ट मतलब आप लोहा बेचते हो, राइस बेचते हो, दाल बेचते हो, तो भी आप एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो इन फ्रेमवर्क्स की मदद से, क्योंकि यहाँ पे 20 अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको एंट्री बैरियर सीखने को मिलते हैं। एक्सक्लूसिव राइट्स, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। जैसे क्या करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन को, जैसे मेरे को अभी एक सिस्टर के लिए फोन खरीदना था। अब वो फोन सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है, और वो भी कुछ ही समय के लिए। तो मैं कहीं और जा ही नहीं सकता, है ना? अब मुझे वहीं से सामान खरीदना पड़ेगा। सो अब सोचिए कि ये तो बड़ी बड़ी ब्रांड की बात होगी। मैं आपको फिर से अपने क्लाइंट का बताता हूँ कैसे उन्होंने कैसे यूज किया अपने बिजनेस के अंदर इसको। जो आपको एग्जांपल आता है ना, जो कस्टमर कार्ड डिटेलिंग की सर्विसेज यूज कर रहा था, उसको दिक्कत आ रही थी कि अब सर मेरे से कोई फ्रेंचाइजी क्यों ले? अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया तो मेरे से क्यों फ्रेंचाइजी ले? मैंने कहा सर आपको ना एक्सक्लूसिव राइट्स देने चाहिए। यानी कि अगर आप मेरे से फ्रेंचाइजी लेते हो ना, तो आपको उस एरिया की एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। यानी कि मैं उस एरिया में किसी और को फ्रेंचाइजी नहीं दूंगा। उससे आपका क्या फायदा होगा? अगर आप मेरे फ्रेंचाइजी बनते हो, आपका ये फायदा होगा कि जितने भी कस्टमर्स है उस एरिया में, उसके लिए आप एक एक होल सोल पर्सन हो। तो बहुत सारे लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी को भी साइन अप किया। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस भी एक एंट्री बैरियर है। ये उन लोगों के लिए जो जो सोचते हैं कि भाई कमोडिटी बिजनेस है, उसमें मैं कैसे एंट्री बैरियर को क्रिएट करूं। सो दोस्तों, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस भी एक एंट्री बैरियर होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपको एग्जांपल तो अगेन वन ऑफ माय क्लाइंट्स है ना, उनका एक नर्सिंग होम है। ठीक है, अभी नर्सिंग होम बहुत सारे लोगों का था, और वैसे भी उनका जो नर्सिंग होम था ना, वो थोड़ा सा शहर के बाहर था, जहाँ पे उनको प्रॉपर्टी का रेट कम था। उनको दिक्कत क्या आ रही थी? वो दिक्कत आ रही थी कि सर कस्टमर आता नहीं है, या कस्टमर दूसरे नर्सिंग होम में हॉस्पिटल्स को प्रेफर करता है। मैंने तो हमने यही फ्रेमवर्क उनके साथ प्रैक्टिस किया, एंड द कस्टमर रियलाइज कि यार मेरे बिजनेस के लिए ना, या मेरे नर्सिंग होम के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या है? वो है सर्विस। अगर मेरा वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग है ना पेशेंट्स के साथ, तो अपने आप कस्टमर आएंगे। और विद इन 1 ईयर उन्होंने पूरा का पूरा फोकस अपने स्टाफ की ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस, यानी कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उनको कितनी जबरदस्त सर्विस मिले उस पर किया। और दोस्तों विद इन 1 ईयर उन्होंने अपने टर्नओवर के अंदर 50% की ग्रोथ देखी विद इन 1 ईयर। 50%। सो दोस्तों, अगेन मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, जो आपने पिछली स्लाइड पे देखे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किसी बड़े बिजनेस के, छोटे बिजनेस के लिए नहीं है। ये
ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फ्रेमवर्क्स हमने डिजाइन किए जो आप किसी भी स्केल पे अप्लाई कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि जितने से आप तो हवा में बात कर रहे हो, आपके पास कोई कोई प्रूफ है? दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि यहाँ पे हमारे ऐसे 2 कस्टमर्स के नाम जिन्होंने विद इन 6 to 8 months हमारे साथ इनरोल किया और अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखी। पहले है मिस्टर राजेश शर्मा जिनका टर्नओवर 17 करोड़ से 45 करोड़ हुआ। और दूसरे हैं मिस्टर मोहित बंसल जी जिनका जिनका काम सिर्फ एक स्टेट में था, उन्होंने 4 स्टेट्स में एक्सपैंड किया ओनली बाय द हेल्प ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स। तो दोस्तों अब मैं आ रहा हूं हमारे दूसरे बड़ी प्रॉब्लम पे जो आपने बताया था मुझे अपनी एनालिसिस के अंदर, और वो है मार्केटिंग से संबंधित प्रॉब्लम। अब मार्केटिंग, देखिए मैं कोई फॉर्चून टेलर नहीं हूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मार्केटिंग में क्या बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं आपको, और सीक्वेंस वही रहेगा, प्रॉब्लम और कौन सा फ्रेमवर्क है और वो कैसे हेल्प करता है। मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम रहती है? सबसे पहले तो मार्केट की प्रॉब्लम है सर, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? खुद से सोचिए, क्या यही प्रॉब्लम थी नहीं थी हमेशा कि कॉस्टली प्रमोशन रहता है। दूसरा कि कस्टमर की सर रीच बहुत ही लिमिटेड है। तीसरा सर, बिजनेस तो बहुत टाइम से कर रहा हूं लेकिन आज तक मैं ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाया। चौथा कि सर, कस्टमर को एक्वायर तो कर लेता हूँ लेकिन जो उसका एक्विजिशन का जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा है सर। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ उसका क्या मतलब है अगर आपको नहीं पता। सो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई है सर। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम रहती है? नेक्स्ट रहती है इनइफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन। शिखा मैम यू ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या रहती है कि सर मेरी ना मार्केटिंग कैंपेन तो मैं करवा रहा हूँ लेकिन है ना वो इफेक्टिव नहीं है, कस्टमर आ नहीं रहा है, या उस पर क्लिक नहीं करता, लीड ही नहीं जनरेट हो पाती है। या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो इनकरेक्ट प्राइसिंग, यानी कि प्राइसिंग क्या रखूं अपने प्रोडक्ट की, कैसे उसको प्राइसिंग को कैसे मार्केट करूं, कौन सी प्राइसिंग सही है। ये 6 बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं मार्केटिंग से संबंधित। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अभी तक, इनोवेशन जो होती है, जैसे मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया, वो होती है डिस्कवरी, यानी कि जब आप सही सवाल पूछते हो तब आप डिस्कवर कर पाते हो, तब आप इनोवेट कर पाते हो। जैसे कि सोचिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पेड़ से एप्पल नहीं गिरते थे, लेकिन जब देखा गया कि यार पेड़ से एप्पल क्यों गिर रहे हैं, रीजन जब क्वेश्चन पूछा गया तो समझ में आया ग्रेविटी है कि जिसकी वजह से पेड़ से एप्पल गिरते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कोई भी इनोवेशन जो भी हुई आज तक, वो क्यों हुई? क्योंकि सवाल सही पूछा। दोस्तों आप यहाँ पे आए हैं, आप मैं भी आपसे सवाल के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि अगर आज के बाद आज तक आपकी मार्केटिंग स्पेंड बहुत हाई रही है तो क्यों रही है? सोचिए कि क्या रीजन था। थोड़ा सा बैक ट्रैक कीजिए। आज तक हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात ही करते हैं। भैया मार्केट ऐसी चल रही है, पैसा लग रहा है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा, लेकिन कभी कोई सवाल नहीं पूछता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है हाई मार्केटिंग स्पेंड का? और वो ये होता है कि हम हर किसी को टारगेट कर रहे होते हैं। हम हर कोई, अगर मैं कुछ पूछता हूँ कई बार कस्टमर से, सर आपका कस्टमर कौन है? कहते हैं सभी मेरे कस्टमर है भाई। या वो कहते हैं कि मैं अगर सस्ता माल बनाऊंगा तो मैं सबको माल बेच पाऊंगा। सबसे बड़ी भूल होती है जिसकी वजह से आपका मार्केटिंग स्पेंड हाई रहता है। हमारे पास एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है जिसका नाम है प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड वैल्यू प्रपोजिशन, जिसकी मदद से आप मार्केटिंग स्पेंड अपनी रिड्यूस कर पाते हो और अपने सही कस्टमर को कैसे टारगेट करना है, यानी कि वैल्यू प्रपोजिशन। दोस्तों 4 प्रकार की वैल्यू होती है, इमोशनल, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल और रिलेशन। ये आप सीखोगे हमारे साथ। और अगर आपको नहीं समझ में आए, इमोशनल सोचिए ना, आईफोन आईफोन इतना 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 ज्यादा प्राइस होता है फोन का, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं क्यों? क्योंकि इमोशनल वैल्यू है ना। परफॉर्मेंस वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल बाटा वीआईपी, है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी है जी, ड्यूरेबल है प्रोडक्ट। उसी प्रकार से आप सही वैल्यू प्रपोज करोगे और अगर सही कस्टमर को टारगेट करोगे तो आपका मार्केटिंग स्पेंड कम हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक प्रॉब्लम का मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं आपको बाकी की प्रॉब्लम्स के कैसे सॉल्व होती है, कौन से फ्रेमवर्क से आपको बता देता हूँ। अगर आपका मार्केटिंग स्पेंड हाई है तो उसके पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपने अपनी अपनी मार्केट को सेगमेंट नहीं किया, और इसके अलावा आपने ये डिसाइड ही नहीं किया कि आपको फोकस किस कस्टमर पे करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना, जब बिजनेस, क्योंकि बताया था आपने आप बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन जब बहुत सारे कस्टमर है तो उनमें से आपका कस्टमर कौन है, अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लो तो आपका मार्केटिंग स्पेंड कम हो जाएगा।
अगर आप अपना अभी तक अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाए तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपने आज तक ब्रांड इक्विटी पे फोकस ही नहीं किया। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है? भाई कस्टमर के लिए आप प्रेफर्ड चॉइस बन जाओ। प्रेफर्ड चॉइस कैसे बनते हैं? यानी कि आप कस्टमर के दिल में अपनी जगह बना लो। वो कैसे बनती है? जब आप ब्रांड रिकॉल और प्रेफरेंस इन दोनों का ध्यान रखते हो। ब्रांड रिकॉल और प्रेफरेंस इस फ्रेमवर्क में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आप जैसे सोचे ना, अगर मैं बोलूँ ठंडा, मतलब आपके दिमाग में आएगा कोका कोला, क्योंकि रिकॉल बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप इस फ्रेमवर्क में सीखते हो। नेक्स्ट है हाई कस्टमर एक्विजिशन रेट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ और भी डिटेल में। इसको आप कैसे करते हो? आप ना कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को कम करते हो। अगर आप आज की डेट में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, तो आप वो कम कैसे करोगे? बाय रिड्यूसिंग योर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। और दोस्तों इस फ्रेमवर्क में आपको 15, 10 नहीं, 5 नहीं, पूरे 15 तरीके मिलते हैं जिसकी मदद से आप अपने कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को कम कर पाओगे। और जितना आप कम रेट पे कस्टमर को लेके आओगे ना, उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद आप सीखोगे मार्केट कैंपिंग को कैसे बेटर किया जाता है। दोस्तों ये 7 स्टेप का फ्रेमवर्क है जिसका नाम है हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। दोस्तों ये सारे फ्रेमवर्क कहाँ पे मिलेंगे आपको? बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट में मिलेंगे, जिसके बारे में डिटेल्स देने के लिए भूपेंद्र सर आएंगे आप सबके साथ। तो इसमें आप 7 स्टेप फ्रेमवर्क की मदद से आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन को बेटर कर पाओगे। 7 स्टेप्स क्या होती है उसमें से एक आपको बता देता हूँ, जो आपने बहुत बार सुनी होगी बहुत लोगों से। कॉल टू एक्शन। सोचिए आपने बहुत अच्छी मार्केटिंग कैंपेन बना ली लेकिन आज तक बताया ही नहीं कस्टमर को करना क्या है, तो कैसे आपकी मार्केटिंग कैंपेन चलेगी? तो ये तो आपको पहला बताया, 6 और हैं जो आप इस फ्रेमवर्क में सीखते हो। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग। प्रोडक्ट की प्राइसिंग गलत होने से क्या दिक्कत होती है? अगर आप गलत प्राइसिंग करते हो ना, तो या तो कस्टमर इंटरेस्ट ही नहीं लेता आपसे प्रोडक्ट खरीदने में, या अगर इंटरेस्ट लेता है तो वो आपसे डिस्काउंट मांगता है। तो ऐसे 12 तरीके की अलग अलग प्राइसिंग टेक्निक्स हम आपको सिखाते हैं जिससे आप सही प्राइसिंग यू नो सेट कर पाओगे। मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, मेरे कस्टमर हैं जिनका जो बेसिकली स्वीट शॉप चलाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सर आपको आप समोसा कितने का बेचते हो अपनी स्वीट शॉप पे? तो कह रहे सर मैं बेचता हूँ 12 रुपए का। मैंने कहा सर आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि 12 रुपए का बेचना चाहिए? कह रहा कि भाई सब बेच रहे थे मेरे एरिया में 15 रुपए का, मैं सोचा 12 रुपए का बेचूंगा तो बढ़िया चलेगा। मैंने कहा सर बहुत अच्छा, लेकिन क्या कभी आपने यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स देखी कि भाई मेरे को एक समोसा बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? वो कैसे देखेंगे? वो देखते हैं कि भाई हुआ, कितनी गैस यूज हुई, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, हलवाई का खर्चा कितना है, प्लेट का खर्चा कितना है, समोसे चटनी वगैरह वगैरह। सो उन्होंने देखा कि यार मेरी तो एक्चुअली में एक समोसे बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मैं तो लॉस में बेच रहा हूँ। तो वो रियलाइज कर पाए कि उनका टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि नुकसान कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही नहीं है ना, तो आपके बिजनेस में या तो नुकसान होगा या तो कस्टमर आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें से एक फ्रेमवर्क जो है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। बहुत ही हाई डिमांड फ्रेमवर्क है, इसलिए मैं आपको यही फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। इस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपने कस्टमर की एक्वायर करने की कॉस्ट को कम कर पाएंगे। आप में से जिन लोगों को नहीं पता ये कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होता क्या है, सो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जितना पैसा आपने खर्च किया सेल्स और मार्केटिंग में, यानी कि कस्टमर को नया कैसे लेके आते हैं, भैया सेल्स टीम बिठानी पड़ेगी, मार्केटिंग की कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर दीजिए कि कितने कस्टमर आए, तो उससे आपका निकल जाता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए 100 कस्टमर को लाने के लिए, यानी कि आपका एक कस्टमर आए 1 लाख रुपए में। अब आप पूछेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगर आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, यानी कि अगर आप एक कस्टमर को लेकर आए तो उसने आपको कब तक रेवेन्यू दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्कूल है, हो सकता है कि आपकी मार्क एक बच्चे को लाने की कॉस्ट 50,000 60,000 रुपए हो, लेकिन वो कम नहीं होगी क्योंकि स्कूल में बच्चा आपको एक बार नहीं, पूरे सेमेस्टर यानी कि 10वीं 12वीं कक्षा तक आपको रेवेन्यू देके जाएगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन किस पे डिपेंड करता है, वो अच्छा है बुरा है, वो डिपेंड करता है उस फैक्टर पे कि कस्टमर आपसे कितनी बार माल खरीद रहा है, कितना लॉयल है, उसका रीपर्चेज रेट क्या है। दोस्तों हमारे पास एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है जिसका नाम है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जिसमें हम आपको लगभग लगभग 15 से 16 तरीके बताते हैं कस्टमर के कॉस्ट को रिड्यूस करने की।
जो आप अभी देख भी पा रहे हो। मैंने बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ये, तो मैं आपको सिर्फ, क्योंकि ये प्रीमियम कंटेंट है हमारा, तो मैं आपको पूरा तो नहीं, बट उसमें से, उसी प्रीमियम कंटेंट में से कुछ एक्सक्लूसिव बातें बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने कस्टमर की कॉस्ट, एक्वायर करने की कॉस्ट को कम करना है ना, तो आपको ऑटोमेशन पे वर्क करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, यानी कि सोचिए ना, अगर आज तक आप एक बड़ी सी सेल्स टीम लेकर आए, है ना, जो आपके हर कस्टमर को कॉल करती है, आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में बहुत सारी इस तरह आपने देखा कि बीबी इम्पैक्ट का प्रोग्राम कितना वैल्यूएबल है। यह वेबिनार मात्र आधे घंटे का दिखाया गया है। आपको पूरा वेबिनार देखने के लिए कृपया बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर 7:30 बजे होने वाले वेबिनार को अटेंड करना न भूलें। यह वेबिनार लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटा चलता है, जिसमें आपसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाता है, कुछ हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दिया जाता है। वेबिनार को अटेंड करना न भूलें। धन्यवाद।